मेरी बात दुरुस्त साबित हुई ना? जोन्स ने तुम्हें धोखा दिया है। मेलिनोफ कतई गैर मुतल्लिक आदमी है। एग्लर से उसका दूर का भी वास्ता नहीं। क्लारा की बात के जवाब में मैंने बड़े खुशगवार मूड में कहा, ये अंदाजा तुमने कैसे लगा लिया डियर क्लारा? मेरी राय तो इसके बिल्कुल बरक्स है। वो बोली, तुम तो पहले से ही तय कर चुके हो कि जोन्स की दी हुई इत्तला दुरुस्त है, लिहाजा मेलिनोफ के एतराफ न करने के बावजूद भी तुम इस बात पर मुसर हो कि वही S1 है। इस बार मेरी बजाय तहजीब ने जवाब दिया। बोली, अगर वो एतराफ कर लेता तो दुनिया का सबसे बड़ा गधा कहलाता। मेरी राय बदलते न देखकर तहजीब को भी यकीन हो गया था कि मेलिनोफ वाकई S1 होगा। डेविड ने हैरत से कहा, तो फिर तुम किस तवक्को पर उसके पास गए थे? ये बात तो पहले ही सोचने की थी। मैंने कहा, एग्लर के तस्करे पर वो जिस बुरी तरह चौंका था उससे ये तस्दीक हो जाती है कि उसका एग्लर से कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है। डेविड ने कहा, हम तो सिर्फ उसकी आवाज सुन रहे थे। अगर उसके तासुरात भी देख रहे होते तो मुमकिन है हम भी कोई राय कायम करने की पोजीशन में होते। क्लारा ने कहा, सिर्फ उन तासुरात से ये किस तरह साबित हो सकता है कि वो एग्लर से मुतल्लिक है? एग्लर हमारी एक आलमी तंजीम है और यहूदी होने के नाते मुमकिन है मेलिनोफ भी उससे किसी हद तक वाकफियत रखता हो। जाहिर है ऐसी सूरत में उसका चौंकना लाजमी अमर था। तुमने उसे एक ही मतलब किस तरह निकाल लिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, मालूम होता है तुम उसे S1 साबित नहीं होने दोगी। वो बोली, मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि मेलिनोफ S1 नहीं है, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देख लो तुम किस मुश्किल में फंस गए हो। उसे S1 साबित करना तकरीबन नामुमकिन है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है क्लारा डियर, वो S1 ही है। उसके चौंकने को तो छोड़ो, मैं उसे इससे पहले ही जाती तौर पर शनाख्त कर चुका हूँ। क्लारा के साथ साथ डेविड भी चौंका। तहजीब ने भी मुझे हैरत से देखा। तहजीब ने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक तो मेलिनोफ से कभी तुम्हारा वास्ता नहीं रहा, फिर जाती तौर पर शनाख्त कर लेना क्या मानी रखता है? मैंने कहा, तुम भी सुन लो क्लारा, इससे तुम्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि मैंने तुम्हें 5 सुपर एग्लर की कौमियतों से किस तरह आगाह किया। जजीरे मर्ग पर उन 5 से मेरा तारुफ करवाया गया था। 5 अफराद अपनी मखसूस नकाबें लगाए हुए थे जिन पर उनके नंबर तहरीर होते हैं। मैंने उनकी सिर्फ आवाज़ें ही सुनी थी जो मेरे जहन में हमेशा के लिए महफूज हैं, और मेलिनोफ की आवाज़ और S1 की आवाज़ में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं। क्लारा हैरत से उछल पड़ी। उसने सनसनाती हुई आवाज़ में कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? डेविड बोला, तो और क्या गलत कहेंगे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अली साहब ने अगर जोन्स की बात पर यकीन किया है तो ऐसे ही नहीं किया होगा। क्लारा ने कहा, अगर वो गैर मुतल्लिक आदमी है तब तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वो वाकई S1 है तो तुम्हें उसके मुंह पर एग्लर का तस्करा करने से गुरेज करना चाहिए था। मैंने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, वो क्यों? वो बोली, इसलिए कि वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। ये बात वो कैसे गवारा कर सकता है कि कोई शख्स उसके और एग्लर के ताल्लुक से बाखबर हो जाए? मैंने कहा, यह कतई मुहम्मल बात है। एक वही क्या, पूरी तंजीम मेरी दुश्मन है। क्लारा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये भी तो है कि तुम उसे बेखबरी में छाप सकते थे। अब वो होशियार हो गया होगा, उस पर हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, तुम होशियार होने की बात कर रहे हो? यहाँ तो खेल ही और शुरू हो चुका है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उस वक्त हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में नहीं था? मेलिनोफ अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाता तो उसे खतरा था कि यह बात लाजिमन अखबार वालों के इल्म में आ जाएगी, लिहाजा वो खून के घूंट पीकर रह गया। दूसरी तरफ मैं हूँ, मैं उसे न उस वक्त नुकसान पहुंचा सकता था न अब ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए कि अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो हुकूमत इसमें मुलव्विस हो जाएगी, और मैं ये किसी कीमत पर गवारा नहीं कर सकता कि जनरल टेरिस किसी मुश्किल में मुब्तला हो। लिहाजा अब जब तक वो गोइटे हिल में मौजूद रहे मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने बर्ट को हेडफोन उतारते देखकर उससे सवाल किया, हाँ तुम बताओ क्या रहा? वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय हिचकिचाहट आमेज अंदाज में डेविड और क्लारा की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, अब इनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं रही, जो बात भी है बिला झिझक बता दो। बर्ट ने कहा, तुम्हारे वहां से निकलते ही मेलिनोफ ने कैरोलिन को तलब किया था। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनवा दूं। मैंने कहा, नहीं, रिकॉर्डिंग सुनवाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने अल्फाज में मुख्तसरन बता दो। बर्ट ने कहा, मेलिनोफ ने कैरोलिन से कहा कि उस अखबारी रिपोर्टर को जो अभी उसके कमरे से निकल कर गया है कोई हादसा पेश आ जाना चाहिए। मेलिनोफ के इस हुक्म पर कैरोलिन उसके कमरे से चली गई और थोड़ी देर के बाद उसने आकर बताया कि वो मुतल्लिका लोगों से कह आई है रॉजर किसी हादसे में मारा जाएगा। उसने मेलिनोफ से इस हुक्म की वजह पूछी, जिस पर मेलिनोफ ने कहा कि किसी तरह ये अखबारी रिपोर्टर इस बात से आगाह हो गया है कि उसके और एग्लर के दरमियान कोई ताल्लुक है। कबल इसके कि वो इस राज से किसी और को आगाह करे उसे हलाक हो जाना चाहिए। इस इत्तला पर कैरोलिन ने हैरत का इजहार किया। फिर अभी अभी मेलिनोफ तक ये इत्तला पहुंचाई गई कि रॉजर नामी रिपोर्टर हाथ नहीं आ सका।
نہ किसी ने उसे होटल में दाखिल होते देखा और ना बाहर निकलते। मैंने क्लारा की तरफ देखा, कहा, सुन लिया तुमने? अब तुम्हें यकीन आ गया कि मेलिनोफ ही हमारा मतलूबा शख्स है। क्लारा ने कहा, यकीन तो पहले ही आ गया था, अब ये यकीन और ज्यादा पुख्ता हो गया है। इसका मतलब ये है कि एग्लर के ढांचे में कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। मैंने कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी। बर्ड ने कहा, और सुनो चीफ, उसके आदमी बहुत तेज हैं। उन्होंने मुतल्लिका अखबार के दफ्तर से रॉजर के बारे में मालूम करने की कोशिश की थी। तुम अंदाजा कर सकते हो कि उन्हें वहां से क्या जवाब मिला होगा और इस पर उनका रद्द अमल क्या हुआ होगा। मैं बखूबी अंदाजा कर सकता था कि इस इत्तला पर मेलिनोफ हवास बाख्ता हो गया होगा और उसने अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी होंगी। उसे अपनी जान का खतरा लाहक हो गया होगा। सिक्योरिटी के आदमियों को नाअहल करार दिया जा रहा होगा। एक जाली अखबार नवीस का उस तक रसाई हासिल कर लेना उसके अमले की नाअहली की खुली दलील थी। मैंने क्लारा से कहा, तुमने तो एग्लर को हवा बना रखा था। तुम इस बात के भी सख्त खिलाफ थी कि एग्लर से तसादुम का खतरा मोल लिया जाए। अब क्या ख्याल है? सुपर एग्लर तक हमारी इज्जत पर हैं। क्लारा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जो बातें भी की थी एडम डिफ्लॉक से की थी। उस वक्त मुझे ये तो मालूम नहीं था कि जिस शख्स से मैं ये बातें कर रही हूँ वो असल में एग्लर से भी बड़ा हवा है। डेविड रैन बोला, लेकिन तुम्हारा ये अंदाजा बहरहाल था गलत, इसलिए कि अब मेलिनोफ इस वाक़े की इत्तला रैंडल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैंने हंसकर कहा, तो क्या अब उसे इतना हक भी नहीं है? अच्छा है वो अपने हिमायतियों को भी आवाज देकर देख ले। क्लारा बोली, रैंडल तो इस वक्त खुद अपनी जान बचाने की फिक्र में होगा। गोइटे हिल और उसके बाद शीगोराय में होने वाले एग्लर के नुकसान के बाद वो छुपा छुपा फिर रहा होगा। मैंने कहा, वो छुपा छुपा नहीं फिर रहा होगा, बल्कि मेरी घात में होगा। मेरे हाथों उसे जिस कदर नुकसानात पहुंचे हैं उसके बाद वो निचला नहीं बैठ सकता। क्लारा बोली, जब तक उसने फील्ड वर्कर की हैसियत से काम किया उसकी दलेरी का कोई सानी नहीं था। बड़े बड़े खतरात में वो आंख बंद करके कूद पड़ता था, लेकिन इक़्तिदार का मजा चखने के बाद से वो कतन नाकारा हो गया है, बल्कि उसे बुज़दिल कहना चाहिए। मैंने कहा, तुम ये बात कह रही हो तो मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। कोई और कहता तो मैं इस बात को दरख्वार इतना ही न समझता। तुम चूंकि उससे बहुत करीब रह चुकी हो। क्लारा ने मेरी बात काट कर कहा, बहुत करीब मैं उसकी दाश्ता रह चुकी हूँ। उसने नफरत से होंठ सुकोड़े, फिर बोली, लेकिन आज मेरी कोई हैसियत नहीं है। वो फकत एक बॉस है और मैं उसकी मातहत। तहजीब ने कहा, तुम्हारे मुंह से दाश्ता का लफ्ज अजीब सा लगता है। तुम लोग तो आज़ादाना मेल जोल के कायल हो। तुम्हारे यहाँ इन चीज़ों को बुरा भी नहीं समझा जाता, फिर तुम इतनी हिकारत से क्यों इसका जिक्र कर रही हो? क्लारा ने बेहद तलखी से कहा, इस्तेमाल किया जाना कोई भी पसंद नहीं करता मैडम एक्स। मैं उसे दोस्त ही समझती रही, मगर बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो तो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा था। जब उसका दिल भर गया तो मेरी भी वही हैसियत हो गई जो मुझ जैसे और बहुत से कारिंदों की है। मेरी आंखें तो उस वक्त खुली जब जोन्स ने मुझे हलाक करने की नीयत से शुआई पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। उसके बाद जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो अली साहब के रवैये ने पूरी कर दी। इन्होंने दुश्मन होते हुए भी मुझसे कोई तारुज़ नहीं किया, तो मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा और अब मैं रैंडल की हलाकत तक सुकून से नहीं बैठ सकूंगी। मैंने एक तवील सांस ली, कहा, इन बातों को छोड़ो, अब मैं अपने प्रोग्राम के दूसरे मरहले पर अमल शुरू कर रहा हूँ। मैंने बर्ड को इशारा किया और उसने वो मोबाइल फ़ोन मेरे हवाले कर दिया जो मैं जनरल टेरेस से लेकर आया था। उन दिनों गोइटे हिल में मोबाइल फ़ोन रखना जुर्म था और हुकूमत के इंतहाई अहम लोगों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। मैंने मोबाइल फ़ोन पर नंबर डायल किए और ज़रा ही देर में मेलिनोफ से बात कर रहा था। मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मुझे पहचाना मेलिनोफ? मैं रॉजर बात कर रहा हूँ, तुम्हारा खातिम और बहीखा। वो बोला, तुम कहाँ हो मिस्टर रॉजर? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ। मैंने एक कहकहा लगाकर कहा, नहीं मेलिनोफ, अगर मैं तुम्हारे पास आया तो मेरी वापसी मुश्किल हो जाएगी। मेलिनोफ ने तेज़ी से कहा, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में वापस भिजवा दूंगा। किस वक्त आ रहे हो? मैंने कहा, तुम बहुत मासूम हो मेलिनोफ, किसी बात का मतलब ही नहीं समझते। क्या अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे आदमी मुझे हादसे का शिकार बनाने में नाकाम हो गए हैं? मेलिनोफ हकला गया, बोला, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है मेलिनोफ। मेरे रवाना होते ही तुम्हारे आदमियों तक तुम्हारा ये हुक्म तुम्हारी सेक्रेटरी कैरोलिन के तवस्सुत से पहुंचा था, मगर मेरी रफ्तार ज्यादा तेज रही, वो मेरी गर्द भी नहीं पा सके। मेलिनोफ बोला, तुम शदीद गलत फहमियों का शिकार लगते हो। मालूम नहीं तुम्हारा वास्ता किन लोगों से रहा है। बिजनेसमैन तो सौदेबाजी के माहिर हुआ करते हैं। ये सब बातें जो तुम बयान कर रहे हो ये तो दहशतगर्दों और तखरीबकारों का शियार होती हैं। मैंने कहा, जब तुम्हारे आदमी मुझे ढूंढने में नाकाम हो गए तो उन्होंने अखबार के दफ्तर से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम्हें मेरे बारे में कहीं से कुछ मालूम नहीं हो सकेगा।
اس لیے کہ کام جتنا بڑا ہو اتنے ہی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ تم لاکھ کوشش کر لو، میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ میلینوف بولا، میرے آدمیوں نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش ضرور کی تھی مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، مجھے اس کا اعتراف ہے، لیکن یہ تلاش صرف اس لیے تھی کہ میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، اپنے کمانڈوز کو تم نے خود طلب کیا تھا میلینوف، اپنے کمرے سے تم نے خود مجھے نکالا تھا، میں تو تم سے بات چیت کرنے ہی آیا تھا مگر تم نے کس نامعقول رویے کا مظاہرہ کیا۔ مجھے کہنے دو کہ تم دنیا کے نامعقول ترین انسان ہو۔ تم اپنے آپ کو بزنس مین کہتے ہو مگر انتہائی احمق اور گدھے ہو۔ تمہیں تو چرنے کے لیے کسی چراگاہ میں چھوڑ دینا چاہیے۔ میلینوف نے غصے سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، تمیز سے بات کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس سے ہم کلام ہو؟ میں نے بٹ کو ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ ہاتھ میں ٹرانسمیٹر لیے میرے اشارے کا منتظر تھا۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ دھیمی آواز میں ٹرانسمیٹر میں بولنے لگا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے خوب معلوم ہے کہ میں کس سے مخاطب ہوں، لیکن تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرنا ورنہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ میلینوف نے غصیلی آواز میں کہا، میں تمہارے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گا، پولیس خود ہی تمہارا سراغ لگا لے گی۔ میں مزے خیز انداز میں ہنسا، کہا، ذرا کھڑکی کی طرف توجہ رکھنا میلینوف۔ میلینوف کے کمرے کی کھڑکی سڑک کے رخ پر نہیں تھی بلکہ اس طرف ہوٹل کا احاطہ تھا جس میں سوئمنگ پول تھا، اس کے بعد احاطے کی دیوار تھی جس کے بعد ایک پبلک پارک تھا۔ اس پبلک پارک کا طول 2 فرلانگ سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ پارک ختم ہونے کے بعد سڑک تھی اور سڑک کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا کلب تھا۔ اس کلب کی چھت پر علی گروپ کا ایک رکن دور مار رائفل یعنی سنائپر لیے مستعد بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک ٹرانسمیٹر بھی تھا جس پر برڈ سے اس کا مسلسل رابطہ قائم تھا۔ یہ سب کچھ پہلے سے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق تھا۔ میں نے بلند آواز سے گنتی گنی، میں 3 تک گن رہا ہوں، 1 2 3۔ میرے ساتھ ساتھ برڈ نے بھی آہستہ آواز میں گنتی گنی۔ 3 کہتے ہی میں نے ریسیور میں ایک چھناکے کی آواز سنی۔ دور مار رائفل سے کیے گئے فائر نے میلینوف کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا۔ میں نے ایک دوسری آواز بھی سنی، گولی کے شیشہ توڑنے کے بعد دیوار سے ٹکرانے کی آواز، اور ایک تیسری آواز بھی تھی جو میلینوف کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ اضطرابی طور پر اپنی خوفزدہ چیخ پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کچھ اندازہ ہوا میلینوف کہ تم کس پائے کے آدمی سے مخاطب ہو؟ میں اگر تمہیں گالیاں دوں تو تمہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ میلینوف ہکلا گیا، بولا، تم کوئی مجرم معلوم ہوتے ہو۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تم کچھ بھی کہو میلینوف، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ تم شوق سے پولیس میں رپورٹ درج کرواؤ، لیکن یہ سوچ کر درج کرانا کہ اس طرح تم کسی بھی متوقع رعایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ وہ بولا، میں رپورٹ درج نہیں کرواؤں گا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا، اگر تم میں ذرا بھی عقل ہوتی میلینوف تو میں نے تم سے ملاقات کے دوران جو اشارتی گفتگو کی تھی اس سے تم بہت کچھ سمجھ جاتے، لیکن اس وقت تم گھمنڈ میں تھے، تمہیں اپنے کمانڈوز کا زوم تھا۔ تم نے میری توہین کی تھی میلینوف، تم ذرا بھی مردم شناس نہیں ہو، تم ہر ایک کو اپنا زرخرید سمجھنے کے زوم میں مبتلا ہو۔ اگر تم نے اس وقت معقولیت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو ہمارے درمیان معاملات اسی وقت طے پا جاتے۔ اب اپنے کمانڈو سے کہو کہ وہ تمہاری طرف آنے والی گولیوں کا رخ پھیرنے کے لیے تیار رہیں۔ پہلا موقع ملتے ہی کوئی گولی تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دے گی اور تمہیں دنیا کے کسی ملک میں پناہ نہیں مل سکے گی۔ میلینوف نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنی شکست تسلیم کر چکا ہوں، اب مجھے مزید دھمکیاں مت دو۔ میں نے کہا، ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں مسٹر میلینوف، ہم صرف دھمکیاں نہیں دیتے، ان پر عمل کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ میں ایک فرد واحد نہیں ہوں بلکہ ایک طویل سلسلہ ہے جو بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ تمہارے مقابل آنے کے بعد میں ہر وقت خطرے میں ہوں اور رہوں گا، اس لیے تمام لوگوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی نقصان پہنچے تو اس کا انتقام تم سے لیا جائے۔ وہ بولا، جو معاملات افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں انہیں بڑھانا نہیں چاہیے۔ میں چونکہ تمہارا بڑے سے بڑا مطالبہ پورا کر سکتا ہوں اس لیے میری خواہش ہے کہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ میں نے کہا، بات تو ختم ہو کر رہے گی میلینوف، اور اس سلسلے میں لاہ عمل میں طے کروں گا، کیا تمہیں منظور ہے؟ میلینوف نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، میں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جو پروگرام بھی تم دو گے اس پر عمل ہوگا۔ میں نے کہا، کیرولین ڈنر کے 9:30 بجے ڈائننگ ہال میں جائے گی، تم سمیت تمہارے عملے کے تمام اراکین اپنے کمروں میں ہی کھانا کھائیں گے۔ ڈائننگ ہال میں میرا ایک آدمی کیرولین سے ملاقات کرے گا، اسے ہدایت کر دینا کہ میرے آدمی کے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ میرا خیال ہے کیرولین تمہارے ذاتی معاملات میں بڑی حد تک دخیل ہے۔ میلینوف کی آواز میں طمانیت کی لہریں محسوس ہوئیں۔ بولا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے،
मालूम नहीं किस बात पर उसने सुकून का सांस लिया था। मुमकिन है वो इस बात पर खुश हो रहा हो कि मैंने उससे कोई मुश्किल मुतालबा नहीं किया। मैंने कहा, उसके बाद का प्रोग्राम तुम्हें कैरोलिन के जरिए ही मालूम होगा। ये कहते ही मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। क्लारा ने कहा, तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो अली। मेलिनोफ से उलझने की क्या जरूरत है? उसे खामोशी से ठिकाने क्यों नहीं लगा देते? मैंने कहा, इस खेल में तुम भी मेरी शरीक हो, लेकिन अगर तुम खौफ महसूस कर रही हो तो तुम मुझसे अलग हो सकती हो। वो बोली, मेरी तौहीन मत करो अली, मैं खौफजदा हरगिज नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ मोहतात रवैया इख्तियार करने का मशवरा दे रही हूँ। मैंने कहा, उससे उलझना मेरी मजबूरी है डियर क्लारा, वरना फिर रेंडल का सुराग कैसे मिलेगा? क्लारा ने चौंक कर कहा, ओह, तो तुम इस चक्कर में हो। मैं तो समझ रही थी कि पहले तुम सुपर एग्लर का सफाया करोगे। मैंने कहा, हाँ, मैं रेंडल के ही चक्कर में हूँ। सुपर एग्लर तो हमारे लिए मुस्तकिल आमदनी का एक जरिया होंगे, उन्हें ठिकाने क्यों लगाया जाए? तहजीब ने कहा, अगर कोई हर्ज न हो तो अपने आइंदा प्रोग्राम से मुत्तला फरमा दीजिए। मैंने कहा, कतई कोई हर्ज नहीं है, अभी हम सब नए मेकअप करेंगे। बड मेरे लिए एक और कमरा बुक करवाएगा जो किसी और फ्लोर पर होगा, ताकि किसी खतरे की सूरत में तुम लोग महफूज रह सको। मैं उस कमरे से निकलकर कैरोलिन से मिलने जाऊंगा और मेरी वापसी भी उसी कमरे में होगी। डाइनिंग हॉल में तुम चारों अलग अलग मेजों पर और एक दूसरे से फासले पर मौजूद रहोगे, ताकि इर्द गिर्द निगाह रख सको। क्लारा ने सर हिलाया, बोली, ठीक है, और अगर तुम किसी खतरे में घिर जाओगे तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा, तुम लोगों की इंचार्ज तहजीब होगी, इसे मालूम है कि किन हालात में क्या करना है। ताहम ये जरूर है कि तुम लोग दखल अंदाजी करने से इंतहाई हद तक गुरेज करोगे। कैरोलिन ने अपने लिए डाइनिंग हॉल की एक वस्ती मेज मुंतखब की थी। आसमानी रंग के ब्लाउज और स्कर्ट में वो कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। उसके इर्द गिर्द की तमाम मेजें आबाद थीं। मैं जानबूझकर 5 मिनट की ताखीर से डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। कैरोलिन मुस्तरिबाना अंदाज में कभी डाइनिंग हॉल के दरवाजे की तरफ और कभी हॉल में मौजूद लोगों पर नजर डालती। उसके लिए ये शनाख्त करना मुमकिन नहीं था कि उसका मतलूबा शख्स कौन है। मैंने कैरोलिन की मेज की तरफ बढ़ते वक्त हॉल पर एक तायराना नजर डाली। तहजीब और बट के अलावा डेविड और क्लारा भी हॉल में मौजूद थे। मैं निहायत इत्मीनान के साथ कैरोलिन की मेज की तरफ बढ़ा और कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल बैठ गया। मैंने कैरोलिन की पेशानी पर नागवारी की सिलवटें पड़ते देखकर जल्दी से कहा, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मुझे मिस्टर रॉजर ने भेजा है। कैरोलिन पुरसुकून हो गई। ओह, वो तारीफी नजरों से मेरा जायजा ले रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ मिस कैरोलिन? कैरोलिन ने यूं चौंक कर कहा जैसे उसकी महवियत में खलल पड़ा हो। नहीं, तुम ज्यादा लेट नहीं हुए। मैंने खुशी का इजहार किया, कहा, शुक्र है कि आप जैसी हसीन खातून ने मेरे देर से आने को माइंड नहीं किया। कैरोलिन मेरी आंखों में देखकर बोली, तुम भी कम स्मार्ट तो नहीं हो? यकीनन तुम पर भी बहुत लड़कियां मरती होंगी। मैंने एक ठंडी सांस ली, कहा, अभी तक ये हसरत ही है कि कोई झूठ मूठ ही मर कर दिखा दे। कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? कैरोलिन ने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है मेरा जाविया निगाह ही गलत हो। तुम खुद सोचो, बरसों से मैं एक बुढ़े खूसड़ के साथ जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हूँ। आजाद फजा को तरस गई हूँ। अब तुम्हारे मिस्टर रॉजर की मेहरबानी से जरा सा वक्त मिला है। बरसों बाद तुम जैसे किसी नौजवान से मुलाकात हुई है। मैंने कहा, मेलिनोफ के पास आने वाले मुलाकातियों से तो तुम्हारी मुलाकात होती रहती होगी। वो बोली, तुम उसे मुलाकात कहते हो? वो तो मुलाजिमत का हिस्सा होता है और फिर मुझ तक तो कम ही लोग पहुंच पाते हैं। उनसे भी सिर्फ कारोबारी और जरूरी हद तक गुफ्तगू रहती है। मेलिनोफ के साथ काम करने में यही मुसीबत है, न दिन अपना और न रात अपनी। उस बुढ़े के सर पर हर वक्त कारोबार सवार रहता है। इस पर मुस्तजाद ये कि जब उसका जी चाहता है मुझे ख्वाबगाह में भी तलब कर लेता है। मैंने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा, क्या तुमसे बड़ी तो उसकी बेटियां होंगी? वो बोली, हाँ, वो मुझसे बड़ी हैं, मगर पैसे में बड़ी ताकत है और मैं उसका हर हुक्म मानने के लिए मजबूर हूँ, इसलिए कि वो मुझे गैर मामूली तनख्वाह देता है। मैंने मुतासिफाना लहजे में कहा, तुम्हारे हालात जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। अगर कहो तो मैं मिस्टर रॉजर से कहकर। उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया, बोली, नहीं, ये बातें किसी से कहने के लिए नहीं है और ना ही मैं अपने हालात से गैर मुतमईन हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि कभी कभार मुझे थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी मिल जाया करे। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, जब तुम खुद ही मुतमईन हो तो कोई और क्या कर सकता है? खैर, ये बताओ कि क्या खाओगी? उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम इस वक्त मेरे ज़ाती मेहमान हो, इसलिए खाने तुम मुंतखब करोगे और अदायगी मैं करूंगी।